अब बारी है इलस्ट्रेशन 7 की। श्रीमती राज्यलक्ष्मी एक महिला है जिनके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है अदियार चेन्नई में, यानी कि तमिलनाडु में उनके पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी की म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 5 लाख रुपए और फेयर रेंट जो है वो है 4,20,000, यानी कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए हमें वैल्यू कंसिडर करनी है वो करनी है 5 लाख। अब यहाँ पर क्या है कि जो स्टैंडर्ड रेंट दिया है वो दिया है 4,80,000, तो वही जीएवी वाला कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे भी। तो जो एक्सपेक्टेड रेंट हुआ हमारा वो क्या हो गया, हमें 4,80,000, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड रेंट है हमारा वो कभी भी स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर 4,80,000 स्टैंडर्ड रेंट दिया है तो जो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट होगा वो होगा 4,80,000। द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर 50,000 पर मंथ, यानी कि 6 लाख रुपए, अच्छा अप टू दिसंबर, सॉरी, तो यानी कि 4,50,000 रुपए हो गया। अगर दिसंबर तक दिया है तो 50,000 इंटू में 9, यानी कि 4,50,000 रुपीज उन्हें रिसीव हुआ है। Thereafter the tenant vacated the property and श्रीमती राज्यलक्ष्मी used the house for self occupation। अच्छा, सेल्फ ऑक्यूपेशन, देखिए ये चीज़ बहुत ध्यान देनी होगी इसमें, क्योंकि इससे पहले जो हमने इलस्ट्रेशन 5 पढ़ा था उसमें क्या था कि ऐसे ही उसमें 10 महीने के लिए जो लैंडलॉर्ड था उन्होंने प्रॉपर्टी लेट आउट की थी, उसके बाद 2 महीने के लिए जो प्रॉपर्टी थी वो वैकेंट थी। तो जब क्या होता है कि प्रॉपर्टी कुछ पीरियड के लिए तो आपने लेट आउट किया और कुछ पीरियड के लिए वैकेंट है, तो उस केस में क्या होता है कि जब हम एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं, एक्चुअल रेंट जो निकालते हैं, उसके लिए हम पूरे 12 महीने का रेंट कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने इलस्ट्रेशन 5 में किया था। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो पार्ट ऑफ द ईयर तो लेट आउट थी, लेकिन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गई, जैसे इस केस में, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जो रेंट है, एक्चुअल रेंट जो होगा, उसके लिए हम सिर्फ उतना ही पीरियड कंसीडर करेंगे जितना कि एक्चुअल में लेट आउट था, यानी कि यहाँ पे 12 महीने नहीं देखा जाएगा। 12 महीने कब देखा जाएगा, जब आपने पूरे साल उसको रेंट के लिए रखा लेकिन कुछ पीरियड के लिए तो लेट आउट था, बाकी पीरियड वैकेंट था। तो क्योंकि वहां पे कोई किराएदार आपको मिला नहीं, इस वजह से आपकी प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी, तो ऐसी केसेस में हम पूरे 12 महीने का रेंट लेके चलते हैं एक्चुअल रेंट के केस में। लेकिन जो ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो आपने सिर्फ 9 महीने के लिए लेट आउट की और बाकी 3 महीने के लिए आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर ली, तो उस केस में हम सिर्फ 9 महीने को ही कंसिडर करेंगे, कि ये चीज़ बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर जो एक्चुअल में इनका एक्चुअल रेंट हुआ वो हो गया 4,50,000 रुपए। आगे देखिए, रेंट फॉर द मंथ्स ऑफ नवंबर एंड दिसंबर 2024 could not be realized in spite of owner's effort. All the conditions prescribed under rule 4 are satisfied। देखिए आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर अनरियलाइज रेंट के केस में क्या होता है कि अगर रूल 4 सेटिस्फाई हो रहा है तब तो जो एसएससी है उसको बेनिफिट मिल जाएगा इसका अनरियलाइज रेंट का, वो उसके एक्चुअल रेंट में से डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ लिखा होता है कि कंडीशन ऑफ रूल 4 आर नॉट सेटिस्फाई, तो हम 4,50,000 पूरा लेते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है तो 2 महीने का रेंट यानी कि 1 लाख रुपए हम माइनस कर देंगे। तो क्या होगा कि जो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आया है वो आया 4,80,000 रुपए, और जो हमारा एक्चुअल रेंट आया है वो आया है 3,50,000 रुपए, क्योंकि 4.5 लाख माइनस 1 लाख। तो इस केस में जो हमारा जीएवी होगा वो होगा 4,80,000 रुपए। उसके बाद देखते हैं शी पेड म्यूनसिपल टैक्स 12% ड्यूरिंग द ईयर। तो जो ये म्यूनसिपल टैक्स होता है ये म्यूनसिपल वैल्यू का होता है। म्यूनसिपल वैल्यू कहाँ दी है इसमें, ये 5 लाख रुपए, तो यानी कि 5 लाख पे 12% यानी कि 60,000 रुपए। 480 हमारा जीएवी आ गया और 60,000 हमारा ये म्यूनसिपल टैक्स हो गया। तो जो नेट एनुअल वैल्यू आई हमारी आई 4,20,000। शी हैड पेड इंटरेस्ट ऑफ 25,000 रुपीज ड्यूरिंग द पीरियड फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अच्छा, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 24 सब सेक्शन बी में आपको रिपेयर का 30,000 रुपए तक का डिडक्शन अलाउ होता है, और यहाँ पे 25,000 है तो यानी कि आपको पूरा अलाउ हो जाएगा। तो 420 माइनस में पहले तो आप 30% सेक्शन 24 सब सेक्शन ए में जो डिडक्शन मिलती है वो अलाउ करेंगे, उसके बाद 25,000 जो सेक्शन 24 सब सेक्शन बी में होती है उसका बेनिफिट देंगे एसएससी को। अब इसका एक बार आंसर देख लेते हैं।
ये यहाँ पे 4,80,000, ये तो अब आपको सबको अच्छे से आ गया होगा, इसमें तो कुछ डाउट होने वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्योंकि ये देखिए 9 महीने का इंटरेस्ट लिया है, माफ़ कीजिएगा 9 महीने का रेंट लिया है, और फिर उसके बाद 1,00,000 रुपये माइनस कर दिए क्योंकि रूल 4 सेटिस्फाई हो रहा है। आपको देखिए इसमें ज़्यादा कुछ, ये रूल 4 के मामले में ज़्यादा कोई वो चीज़ नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि वेदर रूल 4 इज सेटिस्फाइड और नॉट। अगर सेटिस्फाइड है तो आपको माइनस कर देना है एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज रेंट। अगर यहाँ पे लिखा है कि रूल 4 नॉट सेटिस्फाइड, तो आपका जो एक्चुअल रेंट, जो ये रेंट दिया है, ये कंपोनेंट दिया हुआ है, सिर्फ आपको इसे ही कंसीडर करना है, इसे कंसीडर नहीं करना है। अब यहाँ पे जैसे कि हम दोनों का कंपैरिजन दिखाया, 4,80,000 जो कि हमारा जीएवी आ चुका है, उसके बाद हमारा इंटरेस्ट है 60,000 रुपये, फिर 30% जो हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन एक तरह से मिल रहा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन जो फिक्स डिडक्शन है वो मिल रहा है हमें। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 25,000, और फाइनली जो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आया है 2,69,000 रुपीज। अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन 9 की। देखिए जो इलस्ट्रेशन 8 है उसको अभी हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि वो एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो बड़ा क्वेश्चन है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन 7, 9, 10 और 11 ही कर रहे हैं। तो अब इलस्ट्रेशन 9 पे आते हैं। देखिए प्रेम है जिनके पास एक हाउस है मद्रास में, अपना उनका अपना खुद का एक घर है मद्रास में, और प्रीवियस ईयर 24-25 में 2/3 पोर्शन ऑफ द हाउस जो था वो सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा था उन्होंने। यानी कि मान लीजिए उनके पास एक 3 स्टोरी बिल्डिंग थी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, तो उसके में दो तो इन्होंने अपने पास रख रखा था और 1/3 उसका ये लेट आउट कर रखा था। 1/3 पोर्शन जो था वो लेट आउट कर रखा था 8,000 पर मंथ में, यानी कि 8,000 पर मंथ है तो पूरे साल का हमारा रेंट क्या हो गया, 96,000 रुपीज। उस प्रॉपर्टी की म्यूनसिपल वैल्यूएशन थी 3 लाख रुपए। अच्छा एक चीज आपको देखना होगा कि जैसे कि हमने जो प्रॉपर्टी लेट आउट की है वो सिर्फ 1/3 की है, हमने पूरी प्रॉपर्टी तो लेट आउट की नहीं। तो जो पूरी प्रॉपर्टी की म्यूनसिपल वैल्यूएशन है वो 3 लाख है। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो क्या हम 3 लाख कंसिडर करेंगे या फिर 1/3 कंसिडर करेंगे? देखिए जब हमने पोर्शन ही 1/3 लेट आउट किया है तो इट्स वेरी मच ऑब्वियस कि जो हम म्यूनसिपल वैल्यूएशन या फेयर रेंट या स्टैंडर्ड रेंट या बाकी चीजें देखेंगे तो वो भी हम 1/3 ही देखेंगे, पर्टिकुलरली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के केस में। अब यहाँ पे 1/3 का कितना हो गया आपका म्यूनसिपल वैल्यूएशन, 1 लाख रुपए। ऐसे ही फेयर रेंट हो गया आपका 2,70,000 के हिसाब से 90,000 रुपए। तो इन दोनों में आपको क्या निकालना है, देखो सबसे पहले तो आपको जीएवी निकालना है जैसे कि हमने इलस्ट्रेशन 1 में किया था। अब जीएवी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको सबसे पहले चाहिए एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है, पहले कंपैरिजन होता है म्यूनसिपल वैल्यूएशन का और फेयर रेंट का। अब इन दोनों में से हाइयर क्या है, इन दोनों में से हाइयर है हमारा म्यूनसिपल वैल्यूएशन जो कि 1 लाख रुपए है। अब स्टैंडर्ड रेंट दिया है यहाँ पे 3,30,000 रुपए पर एनम, यानी कि 1,10,000 रुपए हो गया। अब इसको जब हम कंपेयर करेंगे म्यूनसिपल वैल्यूएशन के साथ तो लोअर क्या है, क्योंकि जो आपका ये होता है एक्सपेक्टेड रेंट होता है वो कभी भी स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता लेकिन कम हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा कि जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट होगा वो 1 लाख रुपए आएगा, 1/3 ऑफ म्यूनसिपल वैल्यूएशन। ऐसे ही आगे इंफॉर्मेशन दी है कि इन्होंने म्यूनसिपल टैक्स भी दिया है 10% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू। इसका भी 1/3 का ही बेनिफिट सिर्फ ले सकते हैं एसएससी, क्योंकि ये 1/3 जब म्यूनसिपल वैल्यूएशन 1/3 कंसिडर कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है म्यूनसिपल टैक्स भी 1/3 ही लेंगे। तो जो इनकी इनकम बनी, एक्चुअल रेंट था यहाँ पे 96,000 और जो एक्सपेक्टेड रेंट था वो था 1 लाख। तो जो विच एवर इज हाइयर लेंगे, यानी कि आपका जो जीएवी हो गया वो 1 लाख रुपए हो गया, उसमें से आप टैक्स माइनस कर दीजिए, 3 लाख पे 10% कितना आ गया, 30,000, और उसका 1/3 यानी कि 10,000, यानी कि नेट एनुअल वैल्यू हो गई आपकी 90,000 रुपए। उसमें से सेक्शन 24 सब सेक्शन ए का जो 30% का रिडक्शन मिलता है वो आप ले लीजिए, यानी कि 67,000 आपकी इनकम बन गई। लेकिन इस क्वेश्चन में आगे भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। A loan of 25 lakh was taken by him during the year फॉर एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी परचेज के लिए इन्होंने 25 लाख का लोन लिया था, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो लोन या कंस्ट्रक्शन के लिए आप, ये माफ कीजिए, एक्वायरिंग के लिए यानी खरीदने के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए जो आप लोन लेते हैं तो उसका आपको पूरा इंटरेस्ट अलाउ हो जाता है, सब्जेक्ट टू लिमिट ऑफ द सेक्शन।
इंटरेस्ट ऑन लोन वाज पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1,20,000। अब देखिए यहाँ एक चीज़ है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन आपको मिलता है, क्या वो सिर्फ उस पोर्शन का मिलता है जो आपने लेट आउट किया है, या फिर उस पोर्शन का भी मिलता है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है? तो द आंसर इज कि जो आपको ये जो इंटरेस्ट मिलता है ये टोटल मिलता है। भले ही सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस क्यों ना हो, आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट वहां पे भी मिलेगा। लेकिन जब हम यहाँ पे कैलकुलेशन वन थर्ड की कर रहे हैं तो इसको हमें कैलकुलेशन पर्पज से सेपरेट दिखाना पड़ेगा। तो इसका जो वन थर्ड हो गया 40,000 रुपये। हमारा जो NAV आया था 90,000 लेस 27,000, आपका 30% डिडक्शन हो जाएगा सेक्शन 24 सब सेक्शन ए में। और उसी तरह सेक्शन 24 सब सेक्शन बी में जो आपका बेनिफिट होगा जो 40,000 का, वो मिल जाएगा। तो जो आपकी इनकम हुई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो हो गई 23,000 रुपीज। प्लस इसमें क्या है कि जो 80,000 रुपये है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा कि नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा कि इन्होंने न्यू रिजीम में भरा है या ओल्ड रिजीम में। तो यहाँ पे लिखा है कि ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट रिजीम, यानी कि इन्होंने ओल्ड रिजीम में भरा है, 115 BAC को कंसीडर नहीं किया है। यानी कि 115 BAC यानी कि न्यू रिजीम में क्या होता है कि अगर आपने न्यू रिजीम ऑप्ट किए तो जो सेक्शन 24 सब सेक्शन बी का बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलता है। लेकिन वो क्या नहीं मिलता है, वो जो नहीं मिलता है आपको, जो आपने प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखी है उसका नहीं मिलता है। अगर आपने लेट आउट किया है तो चाहे न्यू रिजीम हो या ओल्ड रिजीम हो, आपको बेनिफिट दोनों केस में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में क्या होता है कि आपको न्यू रिजीम में उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे क्योंकि इन्होंने ओल्ड रिजीम में भरा है तो ये 23,000 तो इनको बेनिफिट मिलेगा ही, प्लस एक 20 का टू थर्ड यानी कि 80,000 का भी बेनिफिट मिल जाएगा। यानी कि इनका मोटा मोटी आप मान लीजिए 57,000 का लॉस आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ओवरऑल। लेकिन यहाँ पे एक और चीज पूछी है हमसे कि व्हाट वुड बी प्रेम्स इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में भी वही रहेगा 23,000 जो है, बस ये 80,000 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी केस में इन्होंने इंटरेस्ट दिया उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो यहाँ अगर हम आंसर पे आए तो यहाँ पे जैसे कि पहले इन्होंने ऑप्शनल टैक्स रिजीम यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम में भरा है, 80,000 का बेनिफिट इनको मिल गया। और यहाँ हमारा ये 23,000 का जो, ये तो कैलकुलेशन अब आप देख ही लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। तो नेट इनका जो लॉस आ गया 57,000। और अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में जाते हैं यानी कि न्यू टैक्स रिजीम में, तो ये 80,000 का जो बेनिफिट मिल रहा है इनको, ये नहीं मिलता। देखिए इसमें बहुत सिंपल रखना है आपको चीजें। अगर 24 सबसेक्शन बी है, देखिए 24 सबसेक्शन ए का तो मिलेगा ही आपको एनी हाउ, तो उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। जो सेक्शन 24 सबसेक्शन बी है, ये आपको ये मान के चलना है कि आपको न्यू रिजीम में नहीं मिलता, बस एक केस में मिलेगा अगर आपने लेट आउट कर रखी है प्रॉपर्टी और फिर अगर लोन दे पे जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, पर्टिकुलरली सिर्फ उसी केस में न्यू रिजीम में मिले। ओल्ड में तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, चाहे आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए दिया हो या रेंटेड प्रॉपर्टी के लिए दिया हो। लेकिन न्यू रिजीम में क्या है कि आपने जब लेट आउट किया है सिर्फ तभी आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 24 सब सेक्शन बी में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी अच्छे से। अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन 10 की। मिस्टर आनंद हैं जिन्होंने की अपनी एक हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड की है मार्च 24 में, और इनको जो रेंट रिकवर हुआ है वो हुआ है जून 24 में 10,000 रुपए मिस्टर गौरव से। यानी कि जो इन्हें रेंट रिसीव हुआ है ये इन्हें तब रिसीव हुआ है जब इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट कर दी थी। मतलब प्रॉपर्टी बेचने के बाद इनको 10,000 रुपए रिकवर हुए हैं अपने फॉर्मर टेनेंट से। ये इन्होंने जो हाउस प्रॉपर्टी अपनी लेट आउट की थी अप्रैल 18 से मार्च 20 के बीच में की थी। तो देखिए जो ये क्वेश्चन है हमारा इलस्ट्रेशन 10, ये बेसिकली है रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। यानी कि ऐसा कोई रेंट जो हमें पहले रियलाइज नहीं हुआ था, यानी कि हमें पहले नहीं मिला था और जो हमें लग रहा था कि नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में हमें सब्सिक्वेंटली और जो रेंट अमाउंट है वो हमारा हमें मिल गया और हमारी इनकम बन गई। कि अनरियलाइज रेंट के केस में क्या होता है कि जो उसकी टैक्सेबिलिटी होती है वो हमेशा तब होती है जब आपको एक्चुअल में वो रिसीव हुआ है। सेक्शन 25A ऑफ इनकम टैक्स इस चीज से डील करता है
और उसमें ये चीज़ क्लियरली लिखी है कि जब आपको अनरियलाइज रेंट आपको रिसीव हुआ है उसकी टैक्सेबिलिटी तभी होगी, भले ही तब आप उस प्रॉपर्टी के ऑनर रहे या ना रहे। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मिस्टर आनंद को जो ये रेंट रिसीव हुआ है, ये रिसीव हुआ है प्रॉपर्टी बेचने के बाद, यानी कि जब उन्हें ये रेंट रिसीव हुआ उस टाइम वो ऑनर नहीं थे प्रॉपर्टी के, तो जो टैक्स लगेगा वो तब भी लगेगा। ऐसा नहीं कह सकते मिस्टर आनंद की जब मेरे को ये रिसीव हुआ है तब तो मैं हाउस प्रॉपर्टी मेरे पास थी नहीं, मैं ऑलरेडी बेच चुका था, तो फिर मेरे ऊपर टैक्स क्यों लग रहा है? देखिए टैक्स तब भी लगेगा। और अनरियलाइज रेंट के केस में क्या होता है कि जैसे पहले हमने ऊपर के क्वेश्चंस में देखा कि फॉर एग्जांपल आपका 2 लाख रुपए की इनकम है, उसमें से 20,000 रुपए नहीं आपको मिले, अनरियलाइज रेंट हुआ, तो टैक्स किस पे लग रहा था? वो 180 पे ही लग रहा था, ना कि 2 लाख पे। तो अब ऐसा तो है नहीं कि पहले भी उस 20,000 रुपए पे टैक्स नहीं लग रहा था और अभी भी नहीं लगेगा, एक बार तो देखो लगना ही है। तो अब वो जो 20,000 रुपए का जो अनरियलाइज रेंट था, तो वो जब आपको एक्चुअल में रियलाइज हो जाता है उसका क्या मतलब है कि जब आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है या कैश, जो भी आप देख लीजिए कि जैसे भी आपको रिसीव होता है, तो एक्चुअल में रिसीव होना चाहिए। तो जब एक्चुअल में आपको रिसीव हो जाता है अनरियलाइज रेंट, तब आप मान के चलेंगे कि हाँ ये मेरी इनकम बन गई। और फिर आपको जो अदर बेनिफिट्स होते हैं जैसे सेक्शन 24 सब सेक्शन ए के जो 30% ऑफ एनएबी का जो डिडक्शन मिलता है आपको, तो वो भी इसमें मिल जाता है। तो वो कोई इशू नहीं है, बस हाँ आपको ये टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा ये 10,000 पे। अब जैसे कि यहाँ पे था कि 2 महीने का रेंट इन्हें मिला नहीं था मिस्टर आनंद को मिस्टर गौरव से, 20,000 रुपए खा के बैठ गए थे, बाद में भगवान इनके सपने में आए और उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत काम कर रहे हैं। हालांकि पूरे पैसे इन्होंने तब भी नहीं दिए, सिर्फ 10,000 ही दिए कि चलो कुछ तो दिया। और यहाँ पे लिखा भी है कि his actual rent was reduced while computing income from house property for AY 2021। देखिए ये एक्चुअल में जो इनकम थी वो AY 2021 की थी, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 की, लेकिन इन्हें रिसीव कब हुआ है? रिसीव हुआ है 24-25 फाइनेंशियल में, जून 24 यानी कि 24-25 फाइनेंशियल ईयर हो गया। तो देखो अनरियलाइज रेंट का जो केस है वो टैक्सेबल तभी होगा जिस साल में आपको वो एक्चुअल में इनकम मिलेगी। तो भले ही ये इनकम ए वाई 20-21 की थी यानी कि एफ वाई 19-20 की, लेकिन जो टैक्स लगेगा वो एफ वाई 24-25 और ए वाई 25-26 में लगेगा, यानी कि जब आपको एक्चुअल में रिसीव हुआ। और जितना रिसीव हुआ है 10,000, ऐसा नहीं कि 20,000 इन्होंने पहले रिड्यूस किया था तो अब 10,000 दिए तो पूरे 20 पे टैक्स लगेगा, जितना रियलाइज हुआ है उतने पे ही टैक्स लगेगा, यानी कि 10,000 पे ही। आगे देखते हैं कि फर्दर ही हैड लेट आउट हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम अप्रैल, अच्छा 20 तक थी मिस्टर गौरव के पास और उसके बाद मिस्टर सतीश को दे दी इन्होंने प्रॉपर्टी। इन अप्रैल 22 he has increased the rent from 12 to 15,000 per month and the same was subject matter of dispute। देखिए क्या हुआ था कि अप्रैल 20 से फेब 24 तक इन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो दी थी मिस्टर सतीश को, अप्रैल 22 से इन्होंने रेंट बढ़ा दिया था, पहले 12,000 पर मंथ रेंट था, बाद में 15,000 कर दिए। तो उसको लेके जो टेनेंट और लैंडलॉर्ड थे दोनों में आपस में झगड़ा चल रहा था और ये डिस्प्यूट का मैटर था। डिस्प्यूट का मैटर था इसका मतलब कि जो इनके टैक्स लग रहा होगा इनकी इनकम पे मिस्टर आनंद की, वो 12,000 रुपए पे ही लग रहा होगा, क्योंकि जब ऑब्वियस सी बात है जब डिस्प्यूट था तो रेंट पूरा तो पे कर नहीं रहे होंगे मिस्टर सतीश। तो यहाँ पे क्या है कि इन सितंबर 2024 द मैटर वाज फाइनली सेटल्ड एंड मिस्टर आनंद रिसीव्ड 69,000 एज एरियर ऑफ रेंट फॉर द पीरियड अप्रैल 22 टू फेब 2024। तो यानी कि 69,000 रुपए बाद में इन्हें एरियर ऑफ रेंट मिला है। तो ऑब्वियस सी बात है जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि अनरियलाइज रेंट आया, तो उसी तरीके से एरियर ऑफ रेंट भी आपका टैक्सेबल होगा उसी टाइम में जब आपको एक्चुअल में ये रियलाइज हुआ। अनरियलाइज रेंट और एरियर ऑफ रेंट ये दोनों आपका सेक्शन 25A में आ जाएंगे। और यहाँ पे हमारा टोटल 10,000 रुपये हो जाएगा हमारा अनरियलाइज रेंट, और 69,000 रुपये जब देखिए दोनों चीज़ें तभी टैक्सेबल होगी जिस साल हमें रिसीव हुई। तो अब रिसीव कब हुई है? रिसीव हुई है 24-25 फाइनेंशियल ईयर में। तो 10 और 69 79,000 हमारी इनकम हो जाएगी, इस पे 30% का हमें सेक्शन 24A में बेनिफिट मिल जाएगा। अब देखते हैं आंसर में क्या लिखा है। Since the unrealized rent was recovered in PY यानी previous year 24-25 financial year 24-25 भी सब कह सकते हैं, the same will be taxable in AY 25-26 under section 25A irrespective of the fact that Mr. Anand was not the owner of the house in that year। यानी कि जैसा मैंने बताया भी था पहले कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप उस पर्टिकुलर टाइम पे उस हाउस प्रॉपर्टी के ऑनर हैं या नहीं है,
अगर वो आपकी इनकम है, आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो आपको टैक्स तो देखो देना ही पड़ेगा, उसको आपको अपनी इनकम में ऐड करना ही पड़ेगा। फर्दर द ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट वाज आल्सो रिसीव्ड इन पीवाई 24-25 एंड द सेम वुड बी टैक्सेबल इन द एवाई 25-26 अंडर सेक्शन 25A। देखिए जो सेक्शन 25A है, इसको ध्यान से देखिए, इसके अंदर अनरियलाइज रेंट जो है वो और आपका एरियर ऑफ रेंट है, दोनों कवर होता है। और भले ही वो उस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं थे, लेकिन टैक्स आपको देना पड़ेगा, और डिडक्शन जैसे मैंने कहा कि वो आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि सरकार आपको टैक्स तो आपसे ले रही है लेकिन आपको डिडक्शन नहीं दे रही है, तो वो बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आपने देखा कि 10 और ये 69-79 इनकम बन गई, फिर ये 30% इनको डिडक्शन मिला, और नेट इन जो इनकी इनकम बनी वो 55,300 बनी। अब बारी है इलस्ट्रेशन 11 की। अपर्णा जिन्होंने की को ओन कर रखा है एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कैलकाटा में अपनी बहन डिम्पल के साथ, जहाँ पे उनकी बहन अपनी फैमिली के साथ रहती है। दोनों का 50-50% शेयर है, और ये सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए यूज़ हुआ है, यानी कि उस रेंट वगैरह तो इनकम तो होगी नहीं इसमें। सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए अगर यूज़ हुआ है तो इंटरेस्ट इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन ऑफ 50 लाख एट द रेट 10%, यानी कि 5 लाख रुपए इंटरेस्ट हर साल जा रहा है फॉर एक्विजिशन, यानी कि परचेज के लिए। मिस अपर्णा owns a flat in Pune in which she and her parents reside, यानी अपने पेरेंट्स के साथ वो पुणे में रहती हैं, और उसके लिए उन्होंने लोन लिया है 3 लाख रुपए का एट द रेट 12%, यानी कि 3 लाख पे 12% आपका कितना हो गया, 36,000 रुपये, 36,000 for repair of this flat. Compute the deduction which would be available to Miss Aparna and Miss Dimple under section 24B, यानी कि जो हमारे 24B में लिमिट क्या है हमारी, 2 लाख रुपए। तो उसके लिए हमें देखना है both exercise the option of shifting out of the default tax regime अंडर सेक्शन 115 BS। सबको आप सबको पता है कि देखिए जो बेनिफिट हमें 24 सब सेक्शन बी का मिलता है वो तभी मिलता है जब हम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 50-50% जो शेयर था, तो यानी कि लोन का भी हम मान के चलेंगे, हालांकि कुछ दे ही नहीं रखा है अभी लोन के बारे में, तो अगर कुछ नहीं दे रखा तो हम मान के चलेंगे कि 50-50% शेयर होगा लोन में भी। तो 50 लाख पे 10%, यानी कि 5 लाख, उसका 50% हम ले लेंगे 2.5 लाख रुपए। तो जो उनको डिडक्शन मिलेगा मिस अपर्णा को, वो 2.5 लाख रुपए मिलेगा, प्लस यहाँ पे जो 3 लाख पे जो 12% यानी कि 36,000 रुपये। अच्छा देखिए 1 अक्टूबर 2023 को लिया है, तो 23-24 में सिर्फ 6 महीने का ही इनको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन क्योंकि हम निकाल रहे हैं 24-25 फाइनेंशियल ईयर, यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 का, तो यहाँ पे इन्हें पूरे साल का बेनिफिट मिल जाएगा। तो अब अगर हम देखें तो इन्हें जो डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी 2.5 लाख प्लस 36,000, 2,86,000, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 24 सबसेक्शन बी की जो लिमिट है वो लिमिट है सिर्फ 2 लाख रुपए की, तो इनको जो बेनिफिट मिलेगा वो 2 लाख का ही मिलेगा। इसके बाद हमें मिस डिम्पल का भी निकालना है जो डिडक्शन की वैल्यू है, तो 5 लाख पे 10% यानी कि 2.5 लाख, और लिमिट जो है वो है 2 लाख रुपए, तो उनको भी दोनों मतलब बहनों को 2-2 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ देखिए ऊपर ये 2.5 लाख 2 लाख तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, और 36,000 क्योंकि 30,000 तक रेस्ट्रिक्टेड है, जैसे आपको पता है कि रिपेयर मेंटेनेंस के केस में, तो यहाँ पे भी नेट वही आपका 2 लाख रुपए ही आएगा। एनी हाउ ये तो हो गया मिस अपर्णा केस, और मिस डिम्पल के केस में भी सेम चीज़ है, यहाँ पे भी 2 लाख रुपए ही आपको डिडक्शन मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो हमारे आपके जो क्वेश्चन थे, जितने भी इलस्ट्रेशन ये इंटरमीडिएट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के, वो सारे हमने कवर कर लिया है। ये पार्ट 2 है वीडियो का। पार्ट 1 में हमने 1 से 6 इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन डाले थे, और यहाँ पे 7 to 11 डाले हैं। बाकी इसके बाद टेस्ट योर नॉलेज के जो क्वेश्चन होंगे उसके लिए अलग वीडियो आएगी। फिलहाल आप अगर कुछ भी इस पूरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में आपको डाउट आता है, या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो इस वीडियो में मैंने नहीं कराया है, जो 11 क्वेश्चंस कराए हैं इनसे अलग भी आपको किसी में डाउट है, तो वो आप कमेंट कर दीजिए। वो मैं फ्यूचर में जल्दी मैं एक पूरी मैराथन लूँगा, जिसमें इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं, इनकम टैक्स जो सीए इंटरमीडिएट और सीएस एग्जीक्यूटिव का है, उससे रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो मैं सॉल्व करूँगा। मतलब 14-15 अगस्त को मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैराथन लेने का। तो अगर उस दिन तक आपके जितने भी क्वेरीज आ जाएंगी मेरे पास कि हाँ इस क्वेश्चन में डाउट है या इस क्वेश्चन में डाउट है, तो वो सारे मैं उस दिन सॉल्व करा दूंगा मैराथन में।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।